Hello students, myself Gargi. Today's topic is labor cost. This is an important topic from cost accounting. Today we will discuss the meaning of labor cost, labor turnover, idle time, overtime and leave wages. First of all, labor cost. Meaning of labor cost. Labor cost is the total cost of wages paid to employees for their services. It includes both direct labor cost and indirect labor cost. लेबर कॉस्ट एम्प्लॉयर्स के द्वारा एम्प्लॉयज को दी हुई पेमेंट है जो उनकी सर्विसेज के बदले उनको दिया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर वो लेबर होती है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई होती है और उसके बदले जो उनको पेमेंट की जाती है उसे कहा जाता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट करना बहुत आसान है बिकॉज इट इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आवर्स वर्कड इन द ऑर्गेनाइजेशन। उस लेबर ने कितने घंटे एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना टाइम दिया उसके बेसिस पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ वेजेस पेड टू वर्कर्स हु आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर उन लोगों को पेमेंट की जाती है जो लोग प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं होते बट दे आर द सपोर्टिव स्टाफ फॉर द डायरेक्ट लेबर। ये डायरेक्ट लेबर को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि वो अपना प्रोडक्शन का काम अच्छे से कर सकें। इनका मेन काम होता है मेंटेनेंस, क्वालिटी कंट्रोल, सुपरविजन। फॉर एग्जांपल स्वीपर्स, वॉचमैन, स्टोर कीपर, पीएन, ये सुपरवाइजर्स, ये वो लोग हैं जो डायरेक्टली नहीं जुड़े होते बट ये सपोर्ट करते हैं डायरेक्ट लेबर को और इन्हें भी पेमेंट की जाती है। इनकी पेमेंट को कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि दे आर लॉट वेराइटी ऑफ सपोर्ट सर्विसेज और उनके अपने अलग अलग कॉस्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेबर टर्नओवर इज द अदर टॉपिक फॉर टुडेज पीपीटी। Labor turnover can be defined as the overall change in the number of people employed in a business entity during a particular period. एक particular period of time में लेबर फोर्स में कितना चेंज आया, कितने नए लोग रिप्लेस होकर आए, कितने लोग छोड़कर गए, उन सब को कैलकुलेट यहाँ पर किया जाता है और इसे ही हम बोलते हैं लेबर टर्नओवर। द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। A high labor turnover is considered to be unfavorable. लेबर टर्नओवर रेट अगर हाई होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तो उसे सही नहीं माना जाता। उसे पता चलता है कि या तो वहां पर वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है या जॉब सिक्योर नहीं है या वो एम्प्लॉयज का सिलेक्शन ढंग से नहीं करते। नाउ कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर कैन बी अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल। अवॉइडेबल कॉजेज कैन बी स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशंस ठीक नहीं है, नो जॉब सिक्योरिटी नहीं है, डिससेटिस्फैक्ट्री वेजेस हैं, ठीक नहीं है वेजेस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज सही नहीं है, इम्प्रॉपर हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स, वहां पर सही से सेफ्टी से काम नहीं किया जाता, पुअर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं, अनहेल्दी रिलेशंस हैं ट्रेड यूनियन के साथ या वर्कर का कॉन्फ्लिक्ट है सुपरवाइजर के साथ या फिर कोवर्कर के साथ। ये सभी कारण है अवॉइडेबल। ये वो कारण है जो कंट्रोल किए जा सकते हैं, जिन्हें अवॉइड किया जा सकता है अगर इन्हें सही से एनालाइज किया जाए और इन पर अगर कंपनी काम करे तो इन्हें सॉल्व किया जा सकता है और लेबर टर्नओवर को कम किया जा सकता है। नाउ अनअवॉइडेबल कॉजेज, कुछ कारण ऐसे हैं जो कंपनी के कंट्रोल में या फिर ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं है। वो हो सकते हैं मैरिज, स्पेशली वुमेन। शादी के बाद इन केस ऑफ वुमेन चांसेस ज्यादा होते हैं कि उन्हें वो प्लेस छोड़कर दूसरी प्लेस पर जाना होता है। डेथ, रिटायरमेंट, एक्सीडेंट, इलनेस, फैमिली माइग्रेशन, हो सकता है पूरी फैमिली ही यहां से छोड़कर कहीं और जा रही है तो जॉब छोड़नी पड़ सकती है। सिक्योर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। डोमेस्टिक इशू हो सकता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं और डिसिप्लिनरी रीजन हो सकता है वर्कर ने कुछ डिसिप्लिन को वायलेट किया है, तोड़ा है कोई उसने नियम जिसकी वजह से उसे निकाला गया है जॉब से और वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो सही नहीं है, डिससेटिस्फाइड है। तो ये सभी कारण हैं जो अनअवॉइडेबल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसकी वजह से लेबर टर्नओवर इंक्रीज हो सकती है। नाउ देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द लेबर टर्नओवर रेट। फर्स्ट इज सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड के अंदर जितने एम्प्लॉयज उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जॉब को छोड़कर गए हैं उन्हें
उन्हें टोटल किया जाता है और उनके बेसिस पर ये रेट निकाली जाती है। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग दैट पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ सेकेंड इज रिप्लेसमेंट मेथड। हियर द नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड, कितने नए वर्कर पुराने की जगह रिप्लेस होकर आए हैं, इसमें उन वर्कर्स को कंसिडर किया जाता है। नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस ड्यूरिंग अ पीरियड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट इज फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड टेक्स इनटू कंसिडरेशन द बोथ नंबर ऑफ सेपरेशन एंड नंबर ऑफ एडिशन। ये दोनों को कंसिडर करता है कि कितने नए वर्कर्स आए और कितने वर्कर्स छोड़कर चले गए, उनका एडिशन अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग अ पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100। These are the three methods for calculating the labor turnover rate. Now, effects of labor turnover. क्या इफेक्ट पड़ता है लेबर टर्नओवर का? इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हैं और कुछ नेगेटिव इफेक्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इफेक्ट, इट इम्प्रूव्स द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। जब पुराने वर्कर्स की जगह नए वर्कर आते हैं या कुछ खराब वर्कर अगर निकाल दिए जाते हैं तो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होता ही है। मोर टैलेंटेड पर्सनल, कई बारी हम अच्छे टैलेंटेड पर्सन्स को जब एम्प्लॉयज को जब हायर करते हैं तो उसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। लेस एक्सपेंसिव रिसोर्स, कई बारी हमें कम पेमेंट पर अच्छे वर्कर मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज इन्फ्यूजन ऑफ फ्रेश आइडियाज, नए वर्कर्स के साथ नए आइडियाज भी आते हैं। बेटर स्किल और क्वालिफिकेशन भी आती है। नाउ द एडवर्स इफेक्ट कैन बी हैम्पर्स प्रोडक्टिविटी। जब हमारे पुराने टैलेंटेड वर्कर्स छोड़कर जाते हैं किसी भी रीजन से, उसकी जगह नए वर्कर्स आते हैं तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी के अंदर रुकावट आती है। डिक्रीजेस मोरल, इसकी वजह से वर्कर्स का मोरल डाउन होता है, अदर वर्कर्स को भी काम करने के लिए मोटिवेशन नहीं मिल पाता। हाइस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, बार बार नए वर्कर्स को लाना, उनको ट्रेनिंग देना, उनके लिए ट्रेनिंग फैसिलिटीज को अरेंज करना, वो भी प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्रीज करता है। और नए वर्कर से कई बारी बहुत ज्यादा मशीनरी ब्रेकडाउन होती है या चीजें खराब होती हैं तो उससे भी प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होता है। ट्रेनिंग एक्सपेंस ऑब्वियसली वो भी इंक्रीज होता ही है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, पुराने की जगह नया वर्कर रिप्लेस करना, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नाउ हाउ टू रिड्यूस द एम्प्लॉय टर्नओवर, लेबर टर्नओवर को किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है। हायर द राइट कैंडिडेट, सबसे पहले सिलेक्शन के टाइम पर कंपनी को बहुत सोच समझ के वर्कर्स को रखना चाहिए। दे शुड सिलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। ऑफर कॉम्पिटिटिव पैकेज, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करने के लिए कॉम्पिटिटिव पैकेज ऑफर करना बहुत जरूरी है। इनकरेज एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉयज को वर्किंग प्लेस पर मोटिवेट करना चाहिए, उनके लिए अदर एक्टिविटीज को भी इंक्लूड करना चाहिए, उनके लिए स्पिरिचुअल लेक्चर्स को भी इंक्लूड करना बहुत जरूरी है ताकि वो इनकरेज हो अच्छे से काम करने के लिए। परफॉर्मेंस रिव्यू एंड रिकॉग्निशन, उनके परफॉर्मेंस को अप्रेज करना बहुत जरूरी है और उसके बेसिस पर उनको प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज देना भी जरूरी है। बूस्ट मोरल, मोटिवेशन से उनका मोरल बूस्ट होगा जिससे वो और अच्छे से काम करेंगे। रेगुलर फीडबैक देना भी जरूरी है। अगर कोई वर्कर बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो उसको ये कहना जरूरी है कि आप अच्छे से काम कर रहे हो, और जो अच्छे से काम नहीं कर रहा उसे कहना जरूरी है कि आप इसमें इंप्रूवमेंट करो। इससे एक अच्छा वर्कर हमारे लिए तैयार होगा अच्छे से काम करने के लिए। इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द लेटेस्ट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू आवर वर्कर्स ताकि वो बहुत अच्छे से कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के हिसाब से काम कर सकें। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आइडल टाइम। इट इज द टाइम फॉर विच एम्प्लॉयर्स पे बट गेट नो आउटपुट इन रिटर्न फ्रॉम द एम्प्लॉयज। आइडल टाइम वो टाइम होता है, वो समय होता है, इसे हम कह सकते हैं कार्यहीन समय, जिसके लिए एम्प्लॉयर्स को पेमेंट करनी पड़ती है जबकि उसके बदले उन्हें किसी भी प्रकार का काम नहीं मिलता वर्कर्स की तरफ से। आइडल टाइम को अगर हम कैलकुलेट करें तो इसे कैलकुलेट किया जाता है टोटल टाइम स्पेंट बाय अ वर्कर माइनस एक्चुअल टाइम स्पेंट बाय अ वर्कर ऑन द प्रोडक्शन। वर्कर के लिए जितना टाइम अलाउड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसमें से एक्चुअल में उसने जितना टाइम काम किया उसे माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाता है आइडल टाइम। टाइप्स ऑफ आइडल टाइम, नॉर्मल एंड अबनॉर्मल।
Normal idle time, the unavoidable loss of valuable labor hours in the course of business is known as normal idle time. ये वो idle time है जो unavoidable है, जिसे हम बिल्कुल भी avoid नहीं कर सकते. Like time lost when a worker walks down from the factory gate to the place of his work. Time lost when the worker has to walk from one department to another. Time lost during authorized lunch and tea break. Time lost during setting of tools, machines or implements. Time lost when the labor sits idle to overcome fatigue. Time lost when one shift is completed and the next starts. इसमें ये सभी समय आते हैं जो जरूरी है. अगर वर्कर फैक्ट्री के गेट से प्लेस ऑफ वर्क तक आ रहा है तो उसको चलना पड़ेगा. उतना टाइम जो कंज्यूम होगा वो भी आइडल टाइम है, लेकिन ये मैंडेटरी है, जरूरी है. अगर एक वर्कर एक डिपार्टमेंट से दूसरी जगह पर जा रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है, तो उसमें जो टाइम कंज्यूम हुआ उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, वो भी नॉर्मल आइडल टाइम है. अगर लंच ब्रेक है, टी ब्रेक है, ये भी अनअवॉइडेबल है. अगर कोई सेटिंग हो रही है मशीन की, टूल्स की, वो भी अनअवॉइडेबल है. अगर थकान उतारने के लिए वर्कर 5 मिनट का ब्रेक ले रहा है तो वो भी अनअवॉइडेबल टाइम है. और लास्ट में अगर वर्कर अपनी एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट के अंदर आ रहे हैं तो वो भी एक अनअवॉइडेबल आइडल टाइम है. अब नॉर्मल आइडल टाइम वो टाइम है इन विच द वेस्टेड टाइम कैन बी अवॉइडेड बाय टेकिंग प्रिकॉशनरी मेथड्स. ये वो वाला टाइम है जिसे अवॉइड किया जा सकता है अगर प्रिकॉशंस टाइम पर लिए जाए तो. फॉर एग्जाम्पल पावर फेलियर, लैक ऑफ वर्क, लैक ऑफ इंपॉर्टेंट टूल्स, breakdown of machinery, lockout, strike, materials not available sometime, bottlenecks during production, hazards like flood and fire, excessive automation. ये सभी कारण जो हैं, इन कारणों को कंट्रोल किया जा सकता है और आइडल टाइम को अवॉइड किया जा सकता है. ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ द अबनॉर्मल आइडल टाइम. अबनॉर्मल आइडल टाइम को लॉस की तरह ट्रीट किया जाता है और इसे प्रॉफिट एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट किया जाता है. ओवर टाइम, इट मीन्स द टाइम वर्कड ओवर एंड अबव नॉर्मल वर्किंग आवर. नॉर्मल वर्किंग आवर से जितने घंटे ऊपर काम किया जाता है उसे हम ओवर टाइम बोलते हैं. अगर 8 घंटे की शिफ्ट है और उसके ऊपर अगर आप जितनी भी देर कंपनी के लिए एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, दैट इज योर ओवर टाइम. ओवर टाइम की पेमेंट का मेथड हर कंपनी का अलग मेथड होता है. अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट, ओवर टाइम के लिए डबल पेमेंट के लिए कहा जाता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि उन्होंने ओवर टाइम की पेमेंट किस तरीके से करनी है. There are some advantages of overtime for the employees as well as employer. First, advantages for employees. Employees को क्या फायदा है? पहला फायदा तो यही है कि उन्हें एडिशनल पेमेंट मिलती है. दूसरा फायदा है करियर इन्हांसमेंट, क्योंकि ओवर टाइम का मतलब ये होता है कि वो किसी एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट पे कई बार काम कर रहे होते हैं, नए एम्प्लॉयज से मिलने का मौका मिलता है, जिससे नई स्किल सीख पाते हैं. वो कई बारी चांसेस आते हैं कि जो वर्कर ज्यादा ओवर टाइम दे रहा है तो उसके प्रमोशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. तो ये कुछ फायदे होते हैं एम्प्लॉयज के लिए. अब एम्प्लॉयर को क्या फायदा है? पहला फायदा है कॉस्ट सेविंग, शॉर्ट टर्म कॉस्ट सेविंग. कई बारी काम का लोड ज्यादा हो जाता है, नए एम्प्लॉयज को हायर करने का टाइम नहीं होता, तो वहां पर कंपनी सोचती है कि क्यों ना ओवर टाइम करवाकर पुराने वर्कर से ही वो काम ले लिया जाए. तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म कॉस्ट सेविंग का फायदा मिलता है एम्प्लॉयर्स को. दूसरा, इंप्रूव्ड शेड्यूलिंग फ्लेक्सिबिलिटी. ओवर टाइम कैन प्रोवाइड द एम्प्लॉयर्स विद मोर शेड्यूलिंग फ्लेक्सिबिलिटी एज दे कैन एडजस्ट स्टाफिंग लेवल्स बेस्ड ऑन वर्कलोड. कई बारी स्टाफ में वर्कर्स कम होते हैं, स्टाफ हमारे पास कम होता है लेकिन वर्कलोड ज्यादा होता है. ओवर टाइम का बेनिफिट देते हुए हम उस थोड़े से स्टाफ से ही शिफ्ट में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वर्किंग शेड्यूल बनाकर उतना ही काम ले सकते हैं. जितना काम 15 लोग कर सकते हैं, हम उतना ही काम 10 लोगों से ले सकते हैं विद द बेनिफिट ऑफ ओवर टाइम. दिस इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूलिंग फ्लेक्सिबिलिटी. नाउ डिसएडवांटेजेस फॉर द एम्प्लॉयज. बर्नआउट. लॉन्ग वर्किंग आवर्स की वजह से, बहुत लंबे टाइम पीरियड तक काम करने की वजह से एम्प्लॉयज का बर्नआउट हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिजिकली और मेंटली कई बारी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई बारी दिक्कतें हो जाती है, उनके हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं. डिक्रीज प्रोडक्टिविटी. थकान और स्ट्रेस की वजह से एक्सीडेंट्स के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, गलतियों के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं,
जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली प्रोडक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती और उसके अंदर ब्रेक आ जाता है, प्रोडक्टिविटी अच्छे से इंप्रूव नहीं हो पाती, एक लेवल के बाद प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज होनी बंद हो जाती है। लिमिटेड वर्क लाइफ बैलेंस, ओवर टाइम की वजह से एम्प्लॉयज का वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो खराब हो जाता है, वो बैलेंस नहीं हो पाता। बहुत ज़्यादा टाइम अपनी वर्किंग प्लेस को देने की वजह से वो अपने पर्सनल लाइफ के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से उनका वर्क लाइफ बैलेंस जो है डिसबैलेंस हो जाता है। नाउ डिसएडवांटेजेस फॉर एम्प्लॉयर्स। द फर्स्ट डिसएडवांटेज फॉर एम्प्लॉयर इज इंक्रीज्ड कॉस्ट एंड रिस्क। ओवर टाइम वर्क की वजह से एम्प्लॉयर्स का सबसे पहला नुकसान ये होता है कि उनकी कॉस्ट ऑफ जो लेबर है वो इंक्रीज हो जाती है, उन्हें ज्यादा पेमेंट करनी पड़ती है। उसके साथ साथ एक हिडन कॉस्ट भी जुड़ी होती है, क्योंकि वर्कर्स ओवर टाइम करते हैं, उसकी वजह से उनके हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, वो फिजिकली भी परेशान होते हैं, मेंटली भी परेशान होते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके हेल्थ इश्यूज की जो कॉस्ट है वो भी एम्प्लॉयर्स को ही बियर करनी पड़ती है। नाउ द सेकेंड डिसएडवांटेज इज डिक्रीज्ड एम्प्लॉय एंगेजमेंट। ओवर टाइम की वजह से, रेगुलर बेस पर ओवर टाइम करने की वजह से एम्प्लॉयज जो है बर्नआउट हो जाते हैं और उसकी वजह से उनका काम में मन लगना बंद हो जाता है और टर्नओवर रेट इंक्रीज होती है। वो उस जॉब को छोड़ने के लिए कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर लेते हैं खुद को, क्योंकि उन्हें ओवर टाइम करना पड़ रहा है। लीव वेजेस। लीव वेजेस इज अ कॉमन टर्म यूज्ड इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। वर्कर्स को लीव वेजेस भी दी जाती हैं। कई बारी काम की चलते, बहुत ज्यादा काम या ओवर वर्कलोड के चलते हम वर्कर्स की जो छुट्टियां ड्यू होती है, हम वो छुट्टियां उन्हें दे नहीं पाते। we cannot, organizations are not able to grant the accrued leave to their worker in case of contingencies of work. In that case workers को उनको compensation देना होता है, उनको compensation देना होता है उस लीव के बदले, उसे हम बोलते हैं लीव वेजेस। जब हम वर्कर्स को छुट्टी नहीं दे पाते, तो जब वो छुट्टी के दिन हम उन्हें काम पर बुलाते हैं तो हमें उन छुट्टियों के बदले उनको कंपनसेट करना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं लीव वेजेस। Leave is a normal incident of industrial employment. Occasionally, every worker has to be granted leave. If on account of contingencies of work, a worker cannot be granted an accrued leave, compensation for such leave has to be paid. Thus, wages for leave are a cost of labor. ये भी cost of labor का ही एक part है, leave wages. Thank you. I hope आज आपको पूरा टॉपिक समझ में अच्छे से आया होगा. So students, wait for my next PPT also. Thank you.